हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर। गाइस, अगर बंगाल की डीपली स्टडी करी जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल इस समय का जापान और सिंगापुर जितना रिच हो सकता था। इस समय बंगाल को इकोनॉमी वाइज स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? जो स्टेट 1960 में महाराष्ट्र से भी इकोनॉमिकली अच्छा था, वह आज के समय में 6th पोजीशन पर है, क्योंकि महाराष्ट्र नंबर 1 पोजीशन पर है इस समय। राज्य की राजधानी देश की राजधानी रही हो तो उसका पास्ट रिच ही माना जाएगा। और उस समय कहा जाता था कि जो आज बंगाल सोचता है वह कल इंडिया सोचेगा। आइए तो जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या हुआ बंगाल के साथ। गाइस, अगर बंगाल की हिस्ट्री देखें तो बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फेमस थी ईस्ट इंडिया कंपनी आने के पहले। वहीं 1955 में बंगाल की इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया के मुकाबले 24% प्रोडक्शन करती थी और 27% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी, और वह 2007 में घटकर 3.9% और 4.9% रह गया। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बंगाल का इससे कितना बड़ा लॉस हुआ है। जहां पूरी दुनिया की सरकारें इंडस्ट्री और ट्रेड पर ध्यान दे रही थीं, वहीं बंगाल में इंडस्ट्रीज को बंद करने के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। बंगाल में 1960 से अभी तक अराउंड 56,000 इंडस्ट्री या तो बंद हो गई या फिर किसी और स्टेट में चली गई। आप सोच कर देखना, जब बंगाल से इंडस्ट्री गई तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही गई, साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो गई। आप किसी भी डेवलप कंट्री को देख लो, चाहे चाइना हो, यूएसए हो, जापान हो, ये सब कंट्री तभी दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी बन पाई जब यहाँ पर विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां आईं और बाहर से इन्वेस्टमेंट हुआ। 1970 टू 2010 के बीच का समय ही बंगाल के पास गोल्डन समय था, क्योंकि इसी बीच दुनिया में कैपिटल मार्केट या उद्योग धंधे सबसे तेजी से बढ़े हैं। गोल्डन टाइम इसलिए था क्योंकि उसके पास खुद का पोर्ट था, समुद्र एक्सेस था, पूरा इंडस्ट्री सेटअप था, क्योंकि वहां पर पहले से इंडस्ट्री लगी हुई थी। लेकिन वहां की गवर्नमेंट्स ने सब चौपट कर दिया, और जब मैं ये सब आंकड़े देखता हूं तो मुझे अंदर से गुस्सा आता है कि कैसे दो कौड़ी के नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया है। कि इससे बंगाल बस का नुकसान नहीं हुआ है, इससे पूरे देश का नुकसान हुआ है। और वहां से 1975 के बाद इंडस्ट्री जाने की मुख्य वजह रही है स्ट्राइक, जो कि लेबर यूनियन द्वारा लगाई जाती थी, क्योंकि गवर्नमेंट्स थी कम्युनिस्ट पार्टी की, जो कि आपको पता ही होगा कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री का विरोध ही करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले आईटी हब के रूप में कोलकाता को चुना गया था, लेकिन उस समय के करंट सीएम पश्चिम बंगाल के रहे ज्योति बसु, उनका कहना था कि कंप्यूटर ज़्यादा लोगों का काम कर लेते हैं, जिससे क्या है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। उन्होंने इसको रद्द कर दिया। फिर बाद में बेंगलोर को चुना गया था, और यह आज भी देखने को मिलता है। अगर बंगाल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें 2017 के अनुसार तो 4.6% है, वहीं ऑल ओवर इंडिया की 6.1% है। हाँ, आपने ठीक सुना, बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। इसमें से 33% लेबर है जो रोज का कमाती है और रोज का खाती है, मतलब उनके पास और कोई काम नहीं है मजदूरी करने के सिवा। अब इनसे तो सरकार को टैक्स मिलेगा नहीं, जिससे बंगाल में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट के काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सरकार के पास जितना भी पैसा होता है वह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और अदर स्कीम के जरिए चला जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनके पास बजट ही नहीं बचता है, जो कि अभी 2020 के बजट में देखने को भी मिला कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। और अगर ममता दीदी या टीएमसी सरकार की बात करें तो बंगाल को इनसे भी सेम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, क्योंकि ममता दीदी ने ही 2008 में टाटा के नैनो कार प्रोजेक्ट को बंद करवाया था। इन्हीं ने प्रोटेस्ट किया था और यही सबसे पहले उमड़ी थी। अब दीदी को इस प्रोटेस्ट ने सीएम तो बना दिया, लेकिन दीदी उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाई। अब भाई, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। अगर ऑल ओवर इंडिया की अपन बात करें 2011 या 2012 टू 18 के बीच में, तो 6.1% रही ग्रोथ रेट। वहीं अगर बंगाल की बात करें तो 4.6% रही। मतलब क्या है, इंडिया के ग्रोथ रेट से भी बंगाल की ग्रोथ रेट क्या है, कम रही है।
मेरे हिसाब से अगर बंगाल को अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है तो कई सारे इशू को सॉल्व करना होगा। ऐसे जो बंगाल कई सालों से फेस कर रहा है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं किया जाएगा तब तक बंगाल में इंडस्ट्री वापस नहीं आएंगी। क्योंकि इस युग में अगर अपन को कम्पिटिट करना है अदर वर्ल्ड से या अपने देश में, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है कि अपने राज्य की कनेक्टिविटी अदर राज्य से या जो विकसित हैं या बड़े शहर हैं बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। रेलवेज होनी चाहिए, हाईवेज होने चाहिए, और अगर समुद्र के किनारे हैं तो वहाँ पर पोर्ट भी होने चाहिए। और यही बंगाल को भी करना चाहिए। उसके पास तो सी का इतना अच्छा एक्सेस है, एक से एक मार्केट है उसके पास में। बांग्लादेश को देख लो और म्यांमार, थाईलैंड, ये सब बिल्कुल उसके पास में ही मार्केट है। तो उसे क्या है, अपने पोर्ट को डेवलप करना चाहिए और व्यापार करना चाहिए। अब वो कम्युनिस्ट सरकार गई भाई, लेकिन अगर इस समय में अगर किसी को विकास करना है तो बिना उद्योग धंधे का या ट्रेड के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों के माइंड वॉश करना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो भड़का सकते हैं कि यह आपकी ज़मीन छीन लेंगे, लेकिन आप ही को नुकसान होगा। जो वहाँ के स्टेट या जो वहाँ की रीजन की पार्टीज़ हैं, जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं, वही वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि लोग उनकी सुनते हैं। अगर आपने लोगों को भड़का दिया तो लोग तो भड़क जाएंगे और वहां से चली भी जाएंगी जो भी अपनी इंडस्ट्री है। ऐसा ही दीदी ने किया था टाटा के साथ। अब इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ कि बाद में भी किसी प्राइवेट कंपनी ने वहां पर इन्वेस्ट करने से डर गई, नेशनल भी डर गई और इंटरनेशनल भी डर गई, जिससे क्या है उन्हीं लोगों का नुकसान हुआ है, बेचारे जो गरीब हैं। तुम्हारा तो क्या है, राजनीतिक करियर अच्छा हो गया, कोई भी पार्टी हो वो यही करती हैं, उनका तो राजनीतिक करियर बन गया, लेकिन लोगों का नुकसान होता है इसमें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बंगाल में कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। बंगाल में लिटरेसी रेट मतलब पढ़ने लिखने की क्षमता वाले लोग, मोरालिटी रेट मतलब मृत्यु दर बच्चों में, मतलब 1000 बच्चों में 1 साल या 2 साल में कितने बच्चे मरते हैं, और जो ड्रिंकिंग वाटर है और टॉयलेट एक्सेस है, यह बंगाल में ऑल ओवर इंडिया के एवरेज में काफ़ी बेहतर है। बंगाल को एक एग्जाम्पल से समझना, बंगाल था उस समय दौड़ने वाला स्टेट। हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक लीडर्स हुए हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर एशिया में सबसे पहले नोबल पीस प्राइज और दुनिया में सबसे पहले नॉन यूरोपियन बंगाल में जन्मे। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर का। बंकिम चंद्र चटर्जी को देख लो, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा है अपना, और इन्होंने क्या है बांग्लादेश का भी लिखा है। ये दुनिया के ऐसे हैं कि जिन्होंने 2 देश का एक साथ लिखा है। सुभाष चंद्र बोस को देख लो आप, और अपनी वाणी और विचारों से सबके मन को मोहित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी को देख लो। एक से एक पर्सनालिटी देखने को मिलेंगी आपको बंगाल में। और वहीं बाकी स्टेट उस समय खड़े होने का प्रयास कर रहे थे, जिस समय बंगाल दौड़ रहा था, इकोनॉमी वाइज हो गया या इंडस्ट्री वाइज खड़े होने का प्रयास कर रहे थे ज़्यादातर इंडिया के स्टेट। लेकिन अगर बंगाल की जो बाद की गवर्नमेंट है उसने अच्छे से काम किया होता तो आज सच में बंगाल जापान और सिंगापुर जैसा डेवलप्ड होता। उस समय के हिसाब से अगर आज देखा जाए, अगर जैसा विकास पहले हो रहा था, अगर ऐसा ही विकास होता रहता तो जापान और सिंगापुर जैसा होता। अब बाकी दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और ऐसे ही आगे मैं आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।